कॉमरेड, आप लाइव हैं प्लीज। हेलो जी प्लीज स्टार्ट करें। हेलो। जी कॉमरेड। हाँ जी स्टार्ट करें, आप लाइव हैं। ठीक। आवाज सुनाई दे रही है? जी सारी चीज ठीक है, आप स्टार्ट करें, सारी चीज ठीक है। दोस्तों, बिहार पार्टी की ओर से 12 अगस्त से विभिन्न विषयों पर लाइव कार्यक्रम चल रहा है। आप साथी जानते हैं कि 12 अगस्त को कॉमरेड विजयकांत ठाकुर का देहांत हुआ था। ये उनका स्मृति दिवस है। 20 तारीख को किसकांदा का स्मृति दिवस है। तो 20 से शुरू हुआ, 12 से शुरू हुआ, 20 को खत्म होगा। आज का विषय है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दौर में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दौर में आज का दौर, वर्तमान दौर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का दौर है और इस दौर में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, आज आपके सामने हम इसी विषय पर अपनी बात को रख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक दो शब्द जो इसमें आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। सांप्रदायिकता के बारे में। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि अपने धर्म को बेहतर समझा जाए, दूसरे के धर्म को उससे नीचे समझा जाए। एक धर्म के लोग जब दूसरे धर्म के लोगों को दबाने लगें, सताने लगें, अपने को बेहतर बताने लगें, दूसरे धर्म को नीचा दिखलाने की कोशिश होने लगे, तो यह जो सोच है, इसी सोच को सांप्रदायिक सोच कहते हैं या सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता आज की चीज नहीं है। हम आपको बतलाएं कि सांप्रदायिकता अंग्रेजों के आने के पहले अपने देश में नहीं था। अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ मुगलों का राज था। अंग्रेज आए और जब से वो आए तब से छोटा छोटा उनका विरोध भी अपने देश में चल रहा था। लेकिन 1857 में जब विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के नायक कौन थे? उस विद्रोह के नायक थे मंगल पांडे। लेकिन उसका नेतृत्व कौन संभाल रहे थे? बहादुर शाह जफर, बहुत बड़े शायर भी थे। जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी उस समय विद्रोही थे, उन तमाम लोगों ने मिलकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो तमाम मिलकर के और बहादुर शाह जफर को, हालांकि इतिहास में लिखा है कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों ने उनको दबाव दिया और वो उन्होंने स्वीकार किया, राजा बनने के लिए बने। अंग्रेजों का एक तरह से पांव उखड़ गया था, एक तरह से वो हार गए थे। लेकिन बाद में विद्रोह को कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर को भी काला पानी की सजा हुई, उनके बेटों का कत्ल हुआ और बहुत सारी बातें हुई। उस इतिहास में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन 1857 के बाद
अंग्रेजों के दिमाग में एक बात बैठी कि अगर हमें हिंदुस्तान में राज करना है, भारत में राज करना है, तो हिंदू और मुसलमान इन दोनों की जो एकता बनी हुई है, इस एकता को तोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने भारत के जो इतिहास है, भारत के इतिहास को उन्होंने तोड़ना मरोड़ना शुरू किया और इतिहास में ऐसी बातों को उन्होंने घुसाना शुरू किया कि इतिहास से सांप्रदायिकता की बदबू आना शुरू हो गया। और वहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच में तफरका के बीज पड़ गए। आगे चल करके ये दूरी दोनों में बढ़ती गई। बीच बीच में एकता की आवाज भी आई, प्रयास भी हुआ एकता की आजादी की लड़ाई के दौरान, लेकिन उतार चढ़ाव होता रहा। लेकिन दोनों में जो एकता थी, उस एकता को तोड़ने के लिए हथियार अंग्रेजों ने तैयार कर दिया और वहीं से सांप्रदायिकता अपने देश में धीरे 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 फलने फूलने लगा। तो खैर, अब आज ये स्थिति है अपने देश में, खास करके 2014 के बाद, कि अपने देश का जो शासक वर्ग है, दिल्ली की गद्दी पर जो नशीन है, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बदौलत ही, इस ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बदौलत ही आज हिंदुस्तान में, भारत में उनका शासन चल रहा है। हम आएंगे और बिंदुओं पर। अब अल्पसंख्यकों के बारे में थोड़ा सा हम बतला करके आगे बढ़े कि अल्पसंख्यक कौन है। दरअसल अल्पसंख्यक वो है जिसको केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कानून के तहत चिन्हित किया है। उसमें मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं। इन तमाम को केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है कि ये अल्पसंख्यक हैं। इनमें सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। पूरे देश की आबादी को अगर हम उस पर नजर डालें तो अपने देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है, 80%। मुसलमानों की आबादी लगभग 15% और 5% में अन्य हैं। तो सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की है और ध्रुवीकरण के लिए ये बहुत बड़ी जमीन है। तो 2014 के बाद ध्रुवीकरण के बदौलत ही ये शासन चला रहे हैं। हम आएंगे आगे। तो इतिहास में अब जो नफरत के बीज बोए गए, जिसको आज यूटिलाइज किया जा रहा है हर जगह, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कई जगह इतिहास के गलत व्याख्या कर चुके हैं और भी किया जा रहा है उनके द्वारा। अब जैसे एक दो उदाहरण हम लेते हैं शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज को ऐसे चित्रित किया जाता है जैसे वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे। इस ढंग से उनको प्रस्तुत किया जाता है, उनकी छवि को प्रचार किया जाता है जैसे वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी।
65% मुस्लिम शिवाजी महाराज के सेना में थे। उनका सेनापति खुद मुस्लिम था और कई बार जब मुस्लिम शासकों से उनका साबका पड़ा, जब मुस्लिम शासक उनसे आमने सामने हुए तो उनके सेना में जो सैनिक थे उनकी जान बचाए। कई बार ऐसा हुआ, पहले के राजा महाराजाओं का एक ये था कि लूटपाट बहुत करते थे। कई जगह ऐसी बात आई है कि लूटपाट करने में एक बार इनके सैनिकों ने एक मुस्लिम औरत को भी उठा करके लाया। शिवाजी महाराज बहुत गुस्सा में आए, बहुत डांट फटकार लगाई और कहा कि बाइज्जत इनको इनके घर पहुंचा दो। कहाँ नजर आता है शिवाजी महाराज में कि वो हिंदू मुसलमान में तफरका वाला दिमाग रखते थे। हाँ, बैरम खां से जब लड़ाई हुई, बैरम खां मारा भी गया, तो हालांकि बैरम खां को शिकस्त देने में उनका जो मुस्लिम मंत्री था उसका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ये पेश करते हैं और शिवाजी महाराज को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वो मुसलमानों के दुश्मन थे और ये नफरत के बीज बोते हैं शिवाजी महाराज के आर लेकर के। औरंगजेब का नाम लिया जाता है, ये ठीक है। ये औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा, लेकिन कई मस्जिदों को भी तोड़ा। इसके साथ ये भी सही है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को वजीफा भी दिया, जैसे महाकाल का, उज्जैन का मंदिर महाकाल, कमला देवी का मंदिर, कृष्ण मंदिर, इन तमाम में औरंगजेब वजीफा दिया करता था, मरम्मत भी कराया करता था। लेकिन इस बात को ये छोड़ देते हैं, ये केवल एक ही कहते हैं कि इसने मंदिर को तोड़ा। तो ये कह करके मुसलमानों के बीच में नफरत का कीचड़ उछाला जाता है, जो आजकल खूब हो रहा है। गजनवी का नाम लिया जा रहा है। गजनवी तो लुटेरा था, अपने देश में लूटने के लिए आया था। जब वो चला तो रास्ते में कई मस्जिद पड़े जहां उसको लगा कि इसमें धन है, उसको तोड़ा। हिंदुस्तान में आया तो यहां भी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, उसमें धन था। उसको किसी भी मजहब से कोई मतलब नहीं था, वो लूटने आया था और लूट करके चला गया। लेकिन अब उसको कहा जाता है कि देखिए वो आकर के हमारे मंदिर को तोड़ दिया। तो इस ढंग से इतिहास के एक पार्ट को जो उनके फायदे के लिए है, उनके ध्रुवीकरण के लिए फायदे के लिए है, ये वो प्रचार करते हैं। और यहां तक कि हमारे जो मेस्टर भाई हैं जो कचरा साफ करते हैं, उनके बारे में भी उनके पास मसाला है। वो ये कहते हैं कि आपका कोई राजा था जिसको मुगलों ने हरा दिया, और जो भी उनके सैनिक थे, उनके सिपाही थे, सबको काम दिया कि तुम जाकर के शौचालय साफ करो, कचरा साफ करो, सड़क बुहारो। और उसी से जो उनका आल औलाद आगे बढ़ा तो वो भंगी हो गया। ये झूठ पर झूठ ये झूठ का बाजार अपने देश में ये आरएसएस वाले लोग
और भाजपा के लोग चला रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यकों के बारे में लोगों के दिमाग में नफरत पैदा हो जाए। दोस्तों, आप हिटलर की बात आप जानते होंगे। हिटलर जिसने 6 लाख यहूदियों को मारा, कत्ल किया, गैस चैम्बर में झोंक दिया, क्योंकि हिटलर को यह लग रहा था कि हमारा इस देश में एक छत्र राज होने में यहूदी बहुत बड़ा बाधा है। लेकिन पहले उसने क्या किया? पहले उसने जितना मीडिया था सबको साम दाम भय विभेद सारी विधि लगा करके और अपने बारे में प्रचारित करना शुरू किया और यहूदियों के खिलाफ में ऐसी ऐसी बातों को प्रचारित कराना शुरू किया जिससे जर्मनी के लोगों के दिमाग में यहूदियों के प्रति नफरत हो जाए। दोस्तों, आप जानते हैं ना, किसी को अगर बर्बाद करना होता है, किसी के अस्तित्व को मिटाना अगर होता है, किसी को नेस्त नाबूद कर देना होता है, तो सबसे अच्छा टैक्टिस है कि सबसे पहले उसको जनता के बीच में बदनाम कर दो। सबसे पहले जनता के बीच में उसके बारे में ऐसी ऐसी बातों का प्रचार कर दो ताकि जनता उसके चेहरे को भी देख करके और नफरत करने लगे। जब मारा जाने लगेगा, कोई भी दौड़ करके बचाने नहीं आएगा। बहुत आसानी से उसको लूटा जा सकता है, उसको बर्बाद किया जा सकता है, उसके अस्तित्व को मिटाया जा सकता है। तो जर्मनी का आजमाया हुआ फॉर्मूला हमें लगता है कि अपने देश में भी अल्पसंख्यकों के बारे में यूटिलाइज किया जा रहा है। अब उनको कैसे बदनाम किया जा रहा है, तो मैंने 1-2 उदाहरण दिया इतिहास का। अभी बहुत नजदीक में एक उदाहरण गुजरा है, अभी आपको याद ही होगा। ये कोरोना के दौर में भी ये नहीं चूके अपने रणनीति से। जहां मैं बात कर रहा हूं ये जमाती की कॉन्फ्रेंस उनका दिल्ली में हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था, वो विदेशों से उसमें डेलीगेट आए हुए थे और दिसंबर से ही ये शुरू हो गया था। बल्कि WHO ने भी कह दिया था कि ये महामारी फैल रहा है बहुत तेजी के साथ। उनका तो मार्च में था, पहले महाराष्ट्र में होने वाला था। महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया इसी कोरोना के चलते, इसी कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया। फिर आपने क्यों इजाजत दे दिया? आपने इजाजत दिया, आपने आतिथ्य स्वीकार किया, आपके मिनिस्टर भी उसमें गए, अजीत डोभाल गए उसमें कुछ देर बैठे, तब तक सब ठीक था। लेकिन उसी पीरियड में आपको याद होगा कि मजदूरों का पलायन भी शुरू होने वाला था, हो भी गया था। तो इन्होंने सोचा कि कैसे बचा जाए। बहुत सॉफ्ट टारगेट ये जमाती बनाए गए और तमाम मीडिया को मैनेज किया गया।
तमाम मीडिया में एजेंडा तय किए गए और भाजपा का जो आईटी सेल है वो टीवी चैनल वालों को झूठा प्रोपगंडा, झूठी कहानी बना करके और चैनल वालों को देना शुरू किया। चैनल वालों ने धड़ल्ले से प्रचार करना शुरू किया, जिसमें एक जो आया था कि थूक फेंकने वाला, एक आया था कहीं पखाना कर देने वाला, एक आया था किसी नर्स पर छींटाकशी करने वाला। ये जमाती ऐसे हैं। बाद में जांचोपरांत ये सभी तथ्य झूठी साबित हुए, लेकिन जमातियों के साय में इस ढंग से मीडिया ने प्रोपगंडा चलाया कि पूरे देश के मुसलमान को टारगेट किया गया। जमाती पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो एक जमात है, जमात इस्लामी, जिसकी कमेटी विदेशों में भी है, लेकिन पूरे देश के मुसलमान उनसे गाइड नहीं होते हैं। कई बिंदुओं पर उनसे मतभेद है, लेकिन इस ढंग से नैरेटिव तैयार किया गया कि ये मुसलमान ही हैं जिनके चलते अपने देश में कोरोना आया। लेकिन देश के अमन पसंद, इंसाफ पसंद लोगों ने जब ये सवाल उठाया कि दिसंबर के महीने में WHO ने कहा कि महामारी तेजी से फैल रहा है, जनवरी में 30 जनवरी को पहला केस केरल में आ भी गया और 25 जनवरी से ही केरल में कोरोना से लड़ने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। 30 जनवरी को आ भी गया, तो फिर आपने एरोप्लेन को आने जाने क्यों दिया? हाँ, पूरा देश जानता है कि आपका जिगरी दोस्त अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आने वाले थे और पूरे देश में पलक पावड़े बिछाए जा रहे थे। गुजरात में जहां प्रोग्राम होने वाला था, जिस रास्ते से वो गुजरने वाले थे, उस रास्ते में पड़ने वाले गरीबों की झोपड़ियों को दीवार खड़ा करके ढका जा रहा था। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है या आएगा। अब तो ये कर रहे थे फरवरी तक। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना था, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनानी थी, तो आप तो उसमें व्यस्त थे। आपको देश की जनता कहां दिखाई दे रही थी? और जब ये सवाल खड़ा होने लगा कि एरोप्लेन को अगर जनवरी में ही बंद कर दिया गया रहता, जो भी बाहर से आए उसकी जांच की गई रहती, तो अपने देश में जो इस महामारी ने उत्पात मचाया है और आम जनता के बीच में जो संकट खड़ा किया है, शायद उससे बचा जा सकता था। ये चारों तरफ से जब आवाजें उठनी शुरू हुई तो भाग करके कहां जाएं? तो भाग करके जमातियों के पास चले गए। जमातियों को सॉफ्ट टारगेट बनाया। मीडिया इनका पिछलग्गू, इनके एजेंडे पर काम करने वाला ये गोदी मीडिया प्रचार करना शुरू किया
और जमातियों के साए में पूरे देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा किया गया। यहाँ की सब्जी बेचने वालों को भी निशाना बनाया जाता था। कहीं कहीं तो ऐसा भी हमने देखा कि सब्जी बेचने वाले किसी मोहल्ले में जाते थे सब्जी बेचने, तो अपनी जाति बतलाते थे कि मैं फला जाति का हूं, मैं मुसलमान नहीं, मेरी सब्जी आप खरीद लीजिए। कई मुस्लिम ठेला वाले जो उस पर सब्जी बेचा करते थे, गरीब, हर जगह से थ्रेटनिंग आना शुरू हो गया कि सब्जी बेचने जाओगे तो मारे जाओगे। कई जगह ऐसा भी हुआ कि ठेला पर भगवा झंडा गाड़ दिया गया। प्रचार किया गया कि जो जिस ठेला पर भगवा झंडा होगा वो ठेला मुसलमान का ठेला नहीं होगा, उससे आप सब्जी खरीद सकते हैं, उसी से सब्जी खरीदिए। इस ढंग से पूरा देश तबाह हो रहा था, पूरा देश दहशत में था। लेकिन ये सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ में नफरत पैदा करने के सारे जुगाड़ बैठा रहे थे। तो इस ढंग से इस दौर में भी टारगेट किया अल्पसंख्यकों को, और जब एक के प्रति दूसरे समुदाय में नफरत पैदा हो जाएगा तो ध्रुवीकरण भी शुरू हो जाएगा। तो ये जानते हैं, ये इनका टैक्टिक्स है, और इस टैक्टिक्स के तहत ये पूरे देश में आज काम कर रहे हैं। तो मेरा विषय है कि इस ध्रुवीकरण के दौर में, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दौर में अल्पसंख्यक किन हालात में रह रहे हैं, ये हमारा विषय है। तो अब हम आते हैं कि इस ध्रुवीकरण के दौर में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। 4 भागों में हम बांटते हैं: सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और आर्थिक। इनकी स्थिति को हम कोशिश करें कि 4 भागों में समझा जाए। तो सामाजिक स्थिति क्या है? सामाजिक स्थिति आज ये है कि हर मुद्दे को ये सरकार चाहती है कि इसको यूटिलाइज किया जाए मुसलमानों के खिलाफ में। अब थोड़ा सा पीछे चलिए। जब ये सरकार आई 2014 में, क्या वादा किया था? अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे, अच्छी शिक्षा लाएंगे, सब वादा किया था और लोगों ने सर आंखों पर बैठाया था। हिटलर ने भी ये किया था, उसने भी नारा दिया था कि अच्छे दिन लाएंगे। तो इन्होंने नारा दिया और कांग्रेस से लोग उब गए थे। अन्ना का आंदोलन चल रहा था, बलात्कार के खिलाफ में पूरा देश उबाल पर था। इसी में इनका ये आया कि हम हिंदुस्तान को सजाएंगे, संवारेंगे, नौजवानों को काम देंगे। लोगों ने पसंद किया, गद्दी पर आकर बैठ गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उस बाद इन्होंने एजेंडे को लागू करना शुरू किया, और वो एजेंडा आरएसएस का माने बुनियादी एजेंडा, जिसको बंच ऑफ थॉट में जिसका वर्णन है, या और भी जो किताबें हैं
उसमें वर्णन है, उसको इन्होंने लागू करना शुरू किया। आपको बतलाएं कि जमाने में कि कभी कभी ये सवाल उठते थे, कभी कभी होता था संविधान बदलने की बात, कभी कभी अपने गुप्त एजेंडे को लागू करने की बात, लेकिन चूंकि उनके पास उतना बहुमत नहीं था इसलिए वो दब गया। लेकिन अभी तो इनके पास बहुमत है, 2014 में भी बहुमत था, अभी भी बहुमत है, तो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम आरएसएस के एजेंडे को यहां लागू करें। तो इन्होंने शुरू किया लव जिहाद, घर वापसी, गाय के मसले को लेकर के, ये सारे मसले को लेकर के इन्होंने बड़े पैमाने पर अपना प्रोजेक्ट खड़ा किया और हर जगह इनके प्रचारक बैठाए गए। इनका आईटी सेल काम करना शुरू किया। इनके जो नेता भी जो थे उनका भी कई जगह नफरत से भरा बयान आना शुरू हुआ। नारा भी अच्छा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सारे नारे को ये भूल करके और इनका सारी एनर्जी केंद्रित हो गई इस बिंदु पर कि हम आरएसएस के एजेंडे को लागू करके कैसे अल्पसंख्यकों को बदनाम करें, उनके प्रति नफरत पैदा करें, ताकि जिस दिन वोट की जरूरत पड़े हमें, उस दिन बआसानी हमें वोट मिले, ध्रुवीकरण वाला वोट। तो इन्होंने हर जगह अल्पसंख्यकों पर अटैक करना शुरू किया। घर वापसी प्रचार करना शुरू किया कि इस्लाम तलवार के धार से अपने देश में पैदा हुआ है। इसको विवेकानंद ने भी जवाब दिया था कि तलवार के धार से अपने देश में, भारत में इस्लाम नहीं फैला है। सबसे पहले अरब के लोग आए, सबसे पहले केरल में आए, और आपको बतलाएं कि सबसे देश की ये पहली मस्जिद केरल ही में है। जब वहां से तिजारत करने के लिए लोग आते थे और इस्लाम के प्रचार के लिए लोग आते थे, तो वहां का जो राजा था उनके इबादत के लिए मस्जिद बनाया। ये प्रेम था। ये प्रचार करते हैं कि मार मार करके और मुसलमान बनाया गया है। विवेकानंद ने कहा कि नहीं, अपने देश में ऐसे लोग, ऐसी बड़ी जमात जिनको अछूत कहा जाता है, जिनके परछाई से भी नफरत की जाती है, जिनके गले में घंटी बांध दिया जाता है, जिनके कपड़े में झाड़ू बांध दिया जाता है कि चलें पीछे से बुहारते चलें, ऐसे लोग उब करके इस्लाम कबूल किए। क्योंकि इस्लाम में एक बात यह है कि इसमें बराबरी का है, हालांकि बहुत बराबरी नहीं है, इसमें बहुत खाई है ऊंच नीच का, लेकिन धार्मिक स्तर से बराबरी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा कि 80% लोग उसी जमात से, दबे कुचले जमात से इस्लाम कबूल किए हैं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, लेकिन ये प्रचार करते हैं कि नहीं, तलवार की धार से। तो ऐसे घर वापसी, इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम अपने घर वापस लाएंगे जिनको जबरदस्ती खींच करके दूसरे घर में डाल दिया गया है 2014 के बाद।
ये शुरू हुआ। फिर लव जिहाद का चला। लव जिहाद में कोई मुस्लिम का लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लव जिहाद हो जाएगा। इस पर भी बहुत अटैक हुए, हम ये डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इस ढंग से ये कह करके मुसलमानों पर, ये अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर अटैक किया गया। गाय की समस्या को लाया गया। आपको हम ये बतलाएं, हमें ये कहने में थोड़ा सा भी उज़्र नहीं है कि धर्म का आड़ तो लिया जा रहा है, लेकिन क्या हिंदू धर्म में कहीं भी असहिष्णुता है? कहा जाता है जय श्री राम का नारा बोलो, कोई बोलता भी है, मार भी खाता है, बोलता भी है। राम जी के बारे में हम भी पढ़े, राम जी के आदर्शों के बारे में हम भी पढ़े हैं। राम जी जिस मर्यादा का प्रतिपादक थे हम भी पढ़े हैं, बहुत लोग पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे। लेकिन जिस क्रूरता के साथ उनके नाम को ले करके और निर्दोष लोगों को मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, शायद राम जी होते तो सबसे पहले वही विरोध करते। गाय के नाम पर कितने लोगों को मारा गया? गाय के नाम पर पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, सबसे पहली हत्या दादरी में अखलाक की कर दी गई। 2014 में सरकार बनी, 2015 से यह अटैक शुरू हुआ। किसी ने प्रचार किया कि अखलाक के घर में बीफ है। बगल में कोई मंदिर था, मंदिर के पुजारी ने शोरगुल मचाया, लोग दौड़े दौड़े आ गए। तो दौड़े दौड़े ऐसे ही नहीं आ गए, और पुजारी ने भी ऐसे ही नहीं हल्ला कर दिया। ये प्री प्लानिंग था, ये अटैक के लिए प्री प्लानिंग था। और अखलाक के घर में सैकड़ों लोग घुस गए, 50 वर्षीय अखलाक को मारना शुरू किए, अखलाक की हत्या कर दी गई। केस हुआ, लेकिन क्या हुआ केस? अखबार में पढ़े होंगे, कुछ नहीं, बल्कि अखलाक के एक हत्यारे को जब वो शायद किडनी फेल हो गया था, जब वो डेथ किया तो उसको सम्मानित किया गया तिरंगा में लपेट करके। बढ़ावा नहीं मिलेगा? अब संख्यकों पर जो अटैक हो रहे हैं, क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे? अरे तिरंगा जो हमारे देश के लिए मरने वालों को सम्मान में दिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये तिरंगा हमारा अनमोल है, जिसको आप नहीं मानते हैं, लेकिन पूरा देश इस आजादी के प्रतीक के सामने नमन करता है। उसको एक हत्यारे के शरीर में आप लपेट रहे हो, तो तुमने उस दिन ही साबित कर दिया कि तिरंगा के प्रति तुम्हारे दिल में कोई प्रेम नहीं है। बल्कि तिरंगा जब बना और उस समय जो तुमने विरोध किया था, वो विरोध आज भी है। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहला अटैक हुआ 2015 में अखलाक पर, और उसके बाद तो
बाहर सी आ गई। आए दिन अखबार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं अखबार की सुर्खियां बनने लगी। तबरेज की हत्या हुई मॉब लिंचिंग से। अरे जुनेद, छोटा सा बच्चा जो मदरसा में पढ़ता था, उस पर अटैक हुआ, छुरी से गोंद गोंद करके मार दिया गया। पहलू खां जो गाय सेवक था, गाय खरीद करके ले जा रहा था, उसके साथ उसके दो बेटे भी थे। अलवर का रहने वाला वो ये पहलू खां मारते मारते मार डाला गया। और कई अफराजुल, कितना नाम है। झारखंड में जहां भाजपा की सरकार थी, वहां तो आए दिन होता था। कई घटनाओं को हमने अखबार में देखा कि भैंस खरीद करके ले जा रहे थे, भैंस खरीद करके ले जा रहे थे, उनको मार डाला गया, भैंस को भी। तो इस ढंग से मॉब लिंचिंग 2014 के पहले देश के लोग इस शब्द से, जो पढ़े लिखे लोग थे वही परिचित, लेकिन यह देश लेकिन 2014 के बाद मॉब लिंचिंग शब्द से भी बच्चा बच्चा परिचित हो गया। तो इस ढंग से अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ में ये शुरू हुआ। जय श्री राम बोलो, फिर मारा गया, मस्जिदों पर अटैक हुआ और इमाम को भी मारा गया, बच्चों को भी मारा गया और मारा जा भी रहा है। हम आपको ये बतलाएं कि एक आंकड़ा बतलाता है कि 2017-18 तक पूरे देश में 723 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। उसमें अकेले अपना बिहार भी पीछे नहीं है। मोदी जी का भी राज यहां भी है, जिसको फॉलो करते हैं नीतीश जी। ये दोनों मिलकर के चलाते हैं। अपने बिहार में अकेले 163 मॉब लिंचिंग में लोग मारे गए, जो सारे राज्यों से ज्यादा ये संख्या है। और मॉब लिंचिंग तो और हुआ, दलितों के साथ भी कई मॉब लिंचिंग हुआ, उनकी हत्या की गई। औरतों के खिलाफ भी मॉब लिंचिंग हुआ, उनकी हत्या हुई। बच्चा चोर कह करके भी औरतों को मारा गया, बीच में हत्या भी की गई। लेकिन धार्मिक उन्माद में जो मॉब लिंचिंग हुआ, उसमें 50% अल्पसंख्यकों के खिलाफ था और 50% ही में अदर थे। तो इस ढंग से ये बिहार में भी ये मॉब लिंचिंग का दौर आज भी चल रहा है। कहीं कहीं हमने जो नाम लिया, ये तो कोई बड़ा प्रचारित जो हो गया, उन नामों को हमने लिया। लेकिन बहुत जगह तो ऐसे भी मारकाट हो रहे हैं जिनकी आवाज हमारे पास नहीं पहुंच रही है। सोशल मीडिया से कुछ आ जा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम की मुनिया ये जो चैनल है, ये तो नाम नहीं लेते हैं। तो आए दिन हर जगह होती है। सामाजिक स्तर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ आज ये स्थिति है कि एक जमाना था कि मुसलमानों का जो पर्व होता था, ईद हो, बकरा ईद हो, ताजिया हो, इसमें हिंदू भाई भी
आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। ईद में सेवैयां खाने आते थे, दोनों एक थाली में बैठ करके सेवैयां खाते थे। ताजिया हो, दो आगे मुस्लिम लगा है तो दो पीछे हिंदू लगा है। गतका बंगैठी हिंदू मुसलमान दोनों खेलते थे। कितना वो अच्छा खुशनुमा माहौल था। लेकिन धीरे 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 आज स्थिति ये है कि एक दूसरे के प्रति इतना नफरत पैदा कर दिया गया है कि शक की निगाह से देखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, पहले भी झगड़ा होता था, छोटे छोटे बच्चे लड़ते थे, मारपीट भी होता था, बड़े लोग भी मारपीट करते थे छोटे छोटे बच्चों के चलते। लेकिन कभी भी संप्रदाय का नाम नहीं लिया जाता था, आदमी का नाम लिया जाता था, फलाने का बेटा, फलाने का बेटा। लेकिन आज नाम लिया जाता है धर्म का। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी ये सांप्रदायिक उन्माद इस कदर पिरो दिया गया है कि स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चे हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं। ये स्थिति कर दी गई है अपने देश की। इसको क्षति होगी, ये क्षति होगी अपने देश की, क्षति होगी अपने देश की एकता और अखंडता की, क्षति होगी अपने देश के अमन और चैन की, क्षति होगी अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जनतंत्र की, धर्मनिरपेक्षता की, जिसकी नींव पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, जिसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने मोटी मोटी किताबों को भी लिखा है देश के लोगों को शिक्षित करने के लिए। जब ये आग लगाई जाएगी तो ये इस आग में सारे कौम के लोग तो जलेंगे ही जलेंगे, हमारी लोकतांत्रिक मूल्य भी जल जाएंगे। तो इस ध्रुवीकरण के दौर में अल्पसंख्यकों पर इस तरीके से हमले हो रहे हैं, और एक बड़ा हमला जिसके बारे में हम आप और देश के तमाम प्रगतिशील लोग, देश के तमाम अमन पसंद लोग सड़कों पर थे। कोई ऐसा जिला नहीं था जहां धरना नहीं चल रहा था। और शाहीन बाग सभी जानते हैं, शाहीन बाग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था। केस दर्ज किया गया और आज दिल्ली चुनाव के बाद जो दंगा हुआ दिल्ली में, उस दंगा में उसके जो एक्टिविस्ट थे उनका नाम घुसेड़ दिया गया। और अभी दर्जनों आंदोलनकारियों को जेलों में बंद कर दिया गया है। यूएपीए और नशा, एनएसए तरीके काले कानून से उनको जकड़ दिया गया है। एक दो नाम आपको याद होगा, सफूरा जरगर, कश्मीरी लड़की जो जामिया मिलिया के छात्रा है, उसको जब वो प्रेग्नेंट थी जेल में बंद कर दिया गया और उस पर अभद्र टिप्पणी भी की गई। पेट में पलते हुए बच्चे के बारे में अभद्र टिप्पणी भी की गई। उसके हस्बैंड ने सामने आकर के कहा, उसने अर्जी दाखिल किया कि हमारी बीवी जो है वो हामला है, पेट में बच्चा पल रहा है। दाखिल किया जमानत की अर्जी, तब सब कुछ जाना। लेकिन
ये प्रचार करने वाले थोड़ा भी तो शर्म आती। बेटी के बारे में लंबा लंबा भाषण देते हैं, और एक बेटी जो एक आंदोलनकारी थी, झूठे आरोप में पकड़ करके और जेल में तुमने बंद कर दिया। और सफूरा जरगर अकेली नहीं है, कई आंदोलनकारी आज जेलों में बंद हैं, जो CAA, NRC और NPR के प्रोटेस्ट में जो लीडरशिप ले रहे थे, जो एक्टिविस्ट थे। ये कफील खां, डॉक्टर, इंसानियत का पुजारी, गोरखपुर का रहने वाला, आज पूरा देश कफील खां को जानता है, जिसको इस बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाषण दिया है, जिससे नफरत पैदा हो गई है। गिरफ्तार कर लिया गया, आज जेल में बंद हैं। एक बार जमानत भी हो गई थी, जैसे उधर जमानत हो रहा था तब तक दूसरा केस लाद दिया गया, जेल में रह गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के अंदर केस का निपटारा हो जाना चाहिए, तब तक फिर 3 महीना बढ़ा दिया गया। एक डॉक्टर से इतना डर, और वो डॉक्टर जो अपने बिहार में भी आया था। बिहार में जब चमकी ज्वार से जब बच्चे मर रहे थे तो आकर के कैंप लगाया था, महीनों रहा, मुफ्त में दवा, मुफ्त में, और उतना ही नहीं, गांव में जाकर के प्रचार भी करता था। गोरखपुर में जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये दौड़ दौड़ करके कहीं कहीं से कफील खां ऑक्सीजन ला करके बच्चों को जिला रहा था। लेकिन इससे योगी सरकार की भद पीट रही थी, और इसलिए आज उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, अब हमारा समय खत्म भी हो रहा है। मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहूंगा कि आज ध्रुवीकरण के दौर में अल्पसंख्यकों पर जितने बड़े हमले हो रहे हैं, इस हमले के रूप में अगर हम देखेंगे तो हमारे देश के सामने बहुत बड़ी त्रासदी उत्पन्न हो जाएगी। और बहुत हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उससे हमको क्या लेना देना, लेकिन हमला करने वाले आपके आरक्षण पर भी हमला कर रहे हैं, हमला करने वाले आपकी नौकरियों को भी छीन रहे हैं, हमला करने वाले आपके मासूम बच्चों के सामने महंगी शिक्षा परोस रहे हैं, वही हैं और संविधान को बदलने के लिए उतारू हैं, और देश में मनुवाद लागू करके समाज को बांटने के लिए वो सारा जुगाड़ बैठा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज आवश्यकता है, समय का यही तकाजा है कि ऐसी ताकत के खिलाफ हम अमन पसंद लोग, हम धर्मनिरपेक्ष लोग एक बड़ा ये गोलबंदी और लमबंदी करें, अन्यथा देश को आजाद होने में जितनी भी कुर्बानी दी गई थी वो कुर्बानी
कि इज्जत क्या बची रहेगी? हाँ, और आप भी जान ही गए होंगे कि वो ये वही लोग कर रहे हैं जिन्हें देश की आजादी से कोई मतलब नहीं था। तो देश बचे नहीं बचे इससे उनको ज्यादा फिक्र नहीं है। उनको एक ही चीज का फिक्र है कि इस देश में मनुवाद कैसे लागू हो। तो दोस्तों, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि इस ध्रुवीकरण को हमें रोकना जरूरी है और देश को बचाना जरूरी है। इन शब्दों के साथ आप तमाम दोस्तों को, आप तमाम सुनने वाले सामीन को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, प्रणाम सलाम करता हूं और लाल सलाम भी करता हूं। धन्यवाद।